हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अभी टाइम पर मार्केट में फ्रेंड्स जो भी बड़ी अपडेट होगी सबको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मीटर होती है। आज के दिन आपको यहाँ पर 26 पर देखने को मिल रही है। कल की बात करें तो कल फ्रेंड्स ये मीटर थी 22 पे। अभी भी मार्केट में फियर ही बना हुआ है, क्योंकि एक लंबे टाइम से हम अभी फिलहाल बियर मार्केट में ही है। अभी कई मंथ हो चुके हैं, बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बियर मार्केट जो है ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स एफटीएस के कोलैप्स के बाद से अगर बात करें, जो मार्केट की सेंटीमेंट है वो फियर में पहले भी थी। ऐसे नहीं कि एफटीएस के कोलैप्स से पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन ये रेंज बाउंड हुआ है। मतलब 26 या 25 से लेकर 20 के बीच, 20 से नीचे नहीं है। मतलब एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा जो फियर होता है वो लेवल पर नहीं गया। उसका रीज़न क्या है ना, कि लोगों को फियर मार्केट बियर मार्केट जो है उसमें रहने का एक तरह से आदत लग गया है। लोग बहुत अरसे से बियर मार्केट में ट्रैप है और बहुत सारी इंसिडेंट्स क्रिप्टो इंडस्ट्री में होती रह रही है, जिसको लोग झेलते झेलते एक तरह से लोग मजबूत हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप देखो $840 बिलियन देखने को मिल रही है। अभी टाइम पर रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है जो कि 0.12% है। मतलब यहाँ से आपको ये जो रेड वाइज परसेंट है ये और इंक्रीज हो सकती है, नहीं तो यहाँ से ग्रीन सिग्नल में मार्केट जो है वो जा सकता है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले बिगेस्ट मूवर वाली जो रिपोर्ट है उसके साथ में। तो यहाँ पर देखो एक्सआरपी के बारे में बोला जा रहा है कि इसने क्या किया। तो 3 वीक की इसकी जो परफॉर्मेंस थी, 3 वीक में इसने हाई पर अपने आप की जो इनकी जो रेट होती है उसको लेकर पहुंचे हैं। डॉज की बात करें तो डॉज आपको लगभग 10% हाइयर देखने को मिला। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो ग्राफ के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू इस वाले रेंज से आके कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रही है जो एक्सआरपी है। और फाइनली अब ये जो रेजिस्टेंस है इस पे यहाँ पर इसको मतलब फेस करना है। यहाँ से या तो हो सकता है ब्रेकआउट मिल जाए अपर साइड में, या फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट ना कर पाए और यहाँ से रिवर्स बैक हो जाए। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, डॉज को देखेंगे तो डॉज एक दिन में ही 10% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पर देख लो डॉज में भी ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिला है। और जब से ये आपको मार्केट डाउन वगैरह हुआ है डॉज का, तब से आप देखो इस ये जो रेजिस्टेंस है ये इनके लिए बहुत बड़ा रुकावट बना हुआ है, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ से ये बार बार नीचे आ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जैसा कि बाइनेंस अभी क्या कर रहा है, तो प्रूफ ऑफ रिजर्व पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट आई है कि यहाँ पे बाइनेंस ने पब्लिश किया है अपना खुद का जो है इनकी जो रिजर्व प्रूफ ऑफ रिजर्व है उसको इन्होंने एक तरह से पब्लिश किया है लोगों के सामने। साथ ही साथ जो एडिशनल एसेट्स हैं उसकी वो भी कम आ रही है। मतलब अभी इन्होंने बिटकॉइन के लिए इनके पास जितनी बिटकॉइन होल्डिंग है उसको प्रूफ ऑफ रिजर्व सिस्टम के तौर पे पब्लिक के लिए पब्लिश किया है। अब यहाँ पे एडिशनल एसेट्स मतलब और भी क्रिप्टो करेंसीज होगी जो इनके पास होल्डिंग में जरूर होगी, तो उसको ये भी लोग पब्लिश करेंगे। अभी नहीं, आने वाले कुछ समय में करने वाले हैं। अभी फिलहाल बिटकॉइन को इन्होंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बात करें अगर 25 नवंबर की, तो जो लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है किस मामले में, तो जो डेली ट्रेड वॉल्यूम होती है उसके मामले में बात करें तो बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता है। अब यहाँ पे देखो तो इन्होंने पब्लिश की है अपनी बिटकॉइन की प्रूफ ऑफ रिजर्व। और ये किस मतलब चीज़ से किया गया इसको मतलब आपको पब्लिश, तो इन्होंने यहाँ पे मेरिकल अप्रोच को यहाँ पे यूज करते हुए इसे एक तरह से रिलीज किया है। जिस टाइम पर ये लिखा जा रहा था, ये मतलब ये जो आपको आर्टिकल है, उस टाइम पे जो स्नैपशॉट प्रोवाइड किया गया है बाइनेंस के द्वारा, उन्होंने दिखाया कि फर्म की जो ऑनचेन रिजर्व है वो करीब करीब 5,82,485 बिटकॉइन के करीब है। जबकि जो कंपनी की कस्टमर है उनकी अगर नेट बैलेंस की बात करें तो उनकी रफली जो नेट बैलेंस है वो है 5,75,742। मतलब ये कंपनी के ये कस्टमर्स हैं, मतलब यूजर्स हैं, बाइनेंस के जो यूजर्स हैं उनके पास रफली इतना बिटकॉइन है। और ये ऊपर वाला जो हम लोगों ने अभी बात किया ये खुद बाइनेंस के पास इतना होल्डिंग पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एक आपको क्रिप्टो का बहवास इवेंट होने वाला है, जहाँ पर आपको सैम बैंकमैन-फ्राइड का नाम यहाँ पे जिक्र होते हुए देखने को मिल रहा है। तो नीचे आएंगे डिटेल्स में बात करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखो जैसा कि बोला जा रहा है कि एफटीएस के कोलैप्स के बाद जो सिचुएशन बनी है उसके बाद से जो लोग हैं वो आश्चर्य में है। मतलब वो एक तरह से वंडर हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं किस तरह से जो कंपनी का क्रिप्टो बहामास कॉन्फ्रेंस है जिसको किस शेड्यूल किया गया है कि वो कब होगी। तो आपको 17 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में, और ये होने वाली है 2023 में। कहाँ पे होने वाली है, तो एक नसाऊ करके ये जगह है अजीब सा, यहाँ पे होने वाला है। अब ये इवेंट को प्लान किया गया है अप्रैल के लिए। अब यहाँ पे ये सपोज किया जा रहा है कि ये किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा इस इवेंट को, तो ये आपको होस्ट किया जाएगा जो फिलहाल बैंकरप्ट एफटीएक्स है इसी के द्वारा होस्ट किया जाने वाला है। और साथ ही साथ स्काई ब्रिज जो कैपिटल है ये दोनों होस्ट करने वाले हैं। तो इसी को लेकर लोग काफ़ी सरप्राइज में हैं कि आखिर एक जो बैंकरप्ट फर्म है वो कैसे होस्ट कर सकती है एक क्रिप्टो रिलेटेड इवेंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है 10,000 जो बिटकॉइन है उसको विड्रॉ किया गया है। कहाँ से, तो एक वॉलेट है जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज आपको WEX वेक्स है यहाँ से।
और जो यहाँ पे फॉर्मर BTC करके कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो चलो डिटेल में आते हैं, कहीं कहीं टाइटल में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि बड़े पैमाने पे जो क्रिप्टो करेंसी जो पड़े हुए थे कहाँ पे, तो एक वॉलेट है, और ये वॉलेट किससे एसोसिएटेड है, मतलब लिंक है, तो ये आपको है क्रिप्टो एक्सचेंज WEX, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक काफ़ी इनफेमस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब ये पॉपुलर थोड़ा भी नहीं है वेक्स जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके जो सक्सेसर हैं या जिसके द्वारा ये रन किया जाता था वो ऑलरेडी क्या है, तो एक मनी लॉन्ड्रर मतलब आरोपित है, इनके पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उस तौर पे ये आरोपित हैं, जिनका नाम यहाँ पे है विनिक करके, अलेक्जेंडर विनिक। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहीं से क्या हुआ है, तो 10,000 जो बिटकॉइन है, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत निकल कर आती है आपको लगभग $165 मिलियन, जिसको क्या किया गया है, तो ट्रांसफ़र किया गया है नए एड्रेसेज पे, और नए एड्रेस पे ट्रांसफ़र किया गया है एक ट्रांजेक्शन्स में नहीं, कई सारे ट्रांजेक्शन्स में एक जगह से उठा के इतने सारे 10,000 बिटकॉइन को दूसरे एड्रेस पे ट्रांसफ़र किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है जो सिंगापुर रेगुलेटर है वो एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने जो एक्शन लिया था, जैसे एक्शन क्या लिया था, जैसे कि लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें कही है बाइनेंस और FTX को लेकर। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे चेतावनी दी है कि जो लाइसेंस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, मतलब वो क्रिप्टो एक्सचेंज जिनको के लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है कि आप जो है अपने ऑपरेशंस को, अपने सर्विसेज को हमारे एरिया में, हमारे कंट्री में प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी फेल हो सकती हैं, क्योंकि FTX को भी लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था, एक जगह से नहीं, कई सारे कंट्रीज से, कई जगहों पर, लेकिन वो कोलैप्स हो गया। इसके बाद से इस तरह से चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर अब जो मॉनेटरी अथॉरिटी है सिंगापुर की, इनके जो रेगुलेटर हैं ये देखते हैं क्रिप्टो सेक्टर को कि जिस तरह से इन्होंने लाइसेंस प्रोवाइड किया था, तो उसी चीज़ को अब एक तरह से ये मतलब उसके अब अपोजिट में एक तरह से बात करते हुए बोला इन्होंने कि इन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने चेतावनी दिया क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग में कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो पैसे हैं वो लॉस हो रहे हैं। मतलब कहने का बस यही मतलब था इनका कि ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोगों ने लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया या किसी एक्सचेंज को किसी कंट्री के द्वारा, किसी एरिया के द्वारा उसको अगर लाइसेंस प्रोवाइड किया गया कि वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सके तो वो फेल नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि जिसको लाइसेंस मिला है वो भी फेल हो जाए, वो भी ज़मीन पर आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो क्रिप्टो विंटर का जिक्र किया जा रहा है। क्रिप्टो विंटर का मतलब आपको पता ही है, बियर मार्केट जो है उसको क्रिप्टो विंटर के तौर पे बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका जो है कोई भी मतलब इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। जो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री का ग्रोथ है, जो लंबे समय का जो इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है, उस पर क्रिप्टो विंटर का कोई भी असर नहीं है। अब मतलब इस बात को किसने कहा, तो जो EY का जो ग्लोबल ब्लॉकचेन लीडर है ये इस बात को कहते हैं, और पहली बार इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आई। इन्होंने कहा कि जो क्रिप्टो के प्राइसेज हैं जो कि एक लंबे समय से एक बियर मार्केट में बनी हुई है, या एक लंबे समय पे क्रिप्टो मार्केट आप समझ सकते हो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी कोई भी इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्री की जो लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ होती है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल वाली जो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ होती है, उस पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अब इन्होंने जोर देते हुए बोला कि अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, रेगुलेटर्स को क्या करना चाहिए कि जितनी भी पॉन्जी स्कीम्स हैं उसको जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, तो ट्रैक करना चाहिए, मतलब उसको क्रैक डाउन करना चाहिए, उसको पता करना चाहिए और उस पर एक्शंस लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बैंक ऑफ जापान है ये लॉन्च करने की बात करता है डिजिटल येन। तो डिजिटल येन मतलब कि जापान की जो CBDC होगी, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, जिसको वो लोग डिजिटल येन बोलेंगे, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ डिजिटल हम लोग रुपी बोलेंगे। तो इसके ये जो पायलट प्रोग्राम है, मतलब डिजिटल येन की पायलट प्रोग्राम, मतलब जो डिजिटल येन की ट्रायल है, जो टेस्टिंग है, उसको ये अगले साल करने की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे नहीं लगता मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो हम लोगों ने बात की मतलब वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखो तो बोला जा रहा है कि जो पायलट प्रोग्राम है, जैसा कि एस्टिमेट किया जा रहा है, टू लास्ट 2 years will focus on testing the currency via several transactions and experimenting with its functionality in environment without internet connection। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो पायलट इनकी प्रोग्राम होने वाली है एक लंबे टाइम तक ये करने वाले हैं इसको टेस्टिंग वगैरह, और इनका फोकस जो है वो सेवरल ट्रांजेक्शन्स पे है, मतलब एक ट्रांजेक्शन नहीं कई सारे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, अलग अलग चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसकी पूरी की पूरी फंक्शनलिटी पे ये काम करने वाले हैं कि भाई किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से जो इन्वायरमेंट है उसके अनुकूल ये बन पाता है नहीं बन पाता है, और बिना इंटरनेट कनेक्शंस के भी क्या हम लोग इसको काम कर पाएंगे। मतलब जितने पॉइंट है, जितने कंक्लूजन है, हर चीज़ पे ये लोग काम करेंगे कि हर एक छोटा छोटा पॉइंट पे ये लोग टेस्टिंग करने वाले हैं और रिजल्ट देखने वाले हैं कि कैसा रिजल्ट आता है, कितने चीज़ों पर ये अपने आप को अच्छे से सेट कर पाता है, कितनों चीज़ों में ये अपने आप को सेट नहीं कर पाता है। तो ये एक लंबे टाइम तक इनकी टेस्टिंग चलने वाली है, उसके बाद से जाकर फिर ये फाइनल करके
सब कुछ सबके लिए लॉन्च हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन, वो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, तो ये क्या कर रही है, तो जो ग्लोबल कॉमर्स है, जो ग्लोबल कॉमर्स है उसको ये काफ़ी आसान बना रहा है। और ये किसने कहा, तो आपको जो नाइजेरियन क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके जो फाउंडर है, नाइजेरिया का जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके जो फाउंडर है, उन्होंने ये बात को कही है। अब यहाँ पे देखो तो इन्होंने बोला डायरेक्टिव डेट इंस्ट्रक्टेड बैंक टू ब्लॉक क्रिप्टो एंटिटीज फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, ये बात है आपको लगभग फरवरी 5, 2021 की। अब यहाँ पे बात हो रहा है जो डिमांड एंड यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैव कंटिन्यू टू ग्रो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसा कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया है उसने ऑलरेडी आपको 5 फरवरी 2021 को अपना डायरेक्टिव निकाला था, एक तरह से ऑर्डर दिया था कि भाई बैंक्स को कि आप क्या करें, तो जो क्रिप्टो एंटिटीज है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में ब्लॉक कर दें, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम से जो काम वाम जो है उसको सब खत्म करें। उसके बाद से अभी तक लगातार जो डिमांड है और जो क्रिप्टो का यूज है वो दिन पर दिन बढ़ा ही है, घटा किसी भी एंगल से नहीं है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट इवन द सेंट्रल बैंक सब्सिक्वेंट क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो एंटिटीज, कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक भी एक तरह से देखो तो असफल हो गया इसको रोकने में, इसको ब्लॉक करने में। बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। इसलिए जो यहाँ के एक्सचेंज के फाउंडर है उनको ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम में वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा एक ईजी कॉमर्स का जरिया बनने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो लताम है वो अभी भी क्या है, तो प्रिपेयर्ड नहीं है, मतलब अभी भी पूरी तरह से वो तैयार नहीं है क्या चीज़ से डील करने के लिए। तो जो क्रिप्टो से रिलेटेड क्राइम होते हैं, जो क्रिप्टो से रिलेटेड स्कैम्स होते हैं, उससे वो डील करने के लिए तैयार नहीं है। और ये किसकी रिपोर्ट है, तो GFI की रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये बातें कही जा रही है। तो जैसा कि ये लताम का आपको एक तरह से मैप है जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब नीचे आएंगे तो फिर से यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। लताम एक क्रिप्टो रिलेटेड एक काफ़ी पॉपुलर रीजन है जहाँ पे क्रिप्टो के यूजर्स भी काफ़ी हैं और उस रीजन में काफ़ी सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अपने अपने बेस हैं। तो ये उसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि ये अभी भी अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाया है कि ये क्रिप्टो रिलेटेड जो क्राइम होते हैं, जो गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको किसी भी तरह से ट्रैक कर पाए, ट्रैक भी कर पाए, मतलब उससे डील नहीं कर पाएगा। बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही थी। और भी इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम लोग उतना नहीं देख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।